आज खर्चा पानी में हम बात करेंगे आपकी होम, कार, बाइक, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन की और बढ़ने वाली ईएमआई की। आज हम आपको बताएंगे कि आरबीआई के फैसले से आपकी महीने की किस्त कितनी बढ़ने जा रही है। साथ ही ये भी जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ जिसके चलते आरबीआई को करीब महीने भर में ही अपने रेपो रेट में दोबारा बढ़ोतरी करने का फैसला लेना पड़ा। इस बात को भी समझेंगे कि क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ने से आपको पेमेंट करने में कितनी आसानी होने वाली है। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. आपके होम लोन और कार लोन समेत सभी तरह के लोन्स की ईएमआई का बोझ फिर से बढ़ने जा रहा है। बुधवार 8 जून को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.50% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। ये लगातार दूसरा महीना है जब आरबीआई ने रेपो रेट में बढ़ोतरी की है। आरबीआई के इस कदम से सभी तरह के कर्ज महंगे हो जाएंगे। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 4.40% से बढ़ाकर 4.90% कर दिया है। इससे पहले बढ़ती महंगाई पर लगाम कसने के लिए आरबीआई ने 4 मई को भी सबको चौंकाते हुए रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी कर दी थी। अगस्त साल 2018 के बाद ये पहला मौका है जब आरबीआई को बैक टू बैक यानी लगातार दूसरे महीने में रेपो रेट में बढ़ोतरी करने का फैसला लेना पड़ा है। आगे बढ़ने से पहले अच्छे से समझ लेते हैं कि रेपो रेट और एमपीसी माने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है क्या। दरअसल रेपो रेट उस दर को कहते हैं जिस दर पर आरबीआई बैंक्स को कर्ज देता है। वहीं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी में आरबीआई के 3 अधिकारी और 3 बाहरी सदस्य होते हैं जिन्हें सरकार नामित करती है। ये कमेटी महंगाई से लेकर आर्थिक विकास दर से जुड़े सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर अपनी नीति तय करती है। कमेटी की आमतौर पर एक साल में कम से कम 4 बैठकें होती हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से महंगाई आसमान छू रही है। इस वजह से कमेटी हर 2 महीने में अपनी बैठक कर रही है। इस बैठक का नेतृत्व आरबीआई गवर्नर करते हैं। रेपो रेट बढ़ने का सीधा मतलब है कि आरबीआई से बैंक्स को महंगा कर्ज मिलेगा। ऐसे में बैंक्स भी अपने ग्राहकों को महंगा लोन बांटेंगे। अब जानते हैं कि आपकी जेब पर कितना असर पड़ने जा रहा है। 4 मई और 8 जून को मिलाकर रेपो रेट में कुल 90 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की गई। यदि आपने किसी सरकारी या प्राइवेट बैंक से कोई होम लोन ले रखा है और अभी 20 लाख बकाया है तो 7.1% ब्याज दर के हिसाब से फिलहाल आप कुछ 13,441 रुपए हर महीने किस्त भर रहे होंगे। लेकिन अगर आपके बैंक ने होम लोन पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर 8% कर दिया तो आपकी ईएमआई बढ़कर 14,675 रुपए हो जाएगी। आइए एक्सपर्ट से समझते हैं कि लगातार रेपो रेट बढ़ोतरी के पीछे क्या वजहें हैं और इस बढ़ोतरी का आपकी जेब पर क्या असर होगा। आइए जानते हैं। देखिए, पिछले महीने जब मई में पॉलिसी अचानक आरबीआई के गवर्नर साहब ने आके पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया जो कि अनशेड्यूल्ड था, उसमें 0.4% बढ़ाया गया। और बीच में जब इसके और मई के बीच में जब आरबीआई गवर्नर साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा था ये नो ब्रेनर है, बढ़ना तो लगभग तय है क्योंकि इन्फ्लेशन की दर 7.79%, होलसेल प्राइस इंडेक्स 15% हम टच करते हुए देख रहे हैं। अब ये जो आज 0.5% का इजाफा किया गया है, तो अगर हम मई की और ये जून की दोनों को जोड़ देते हैं तो करीब करीब 0.9% का हो गया। अगर ये सारा का सारा बैंक अपने ग्राहकों को पास ऑन करते हैं, मतलब पूरा का पूरा, हम जब जानते हैं रिपो रेट क्या होता है, जिस रेट पे बैंक आरबीआई से पैसा उठाते हैं तो उनको पैसा महंगा मिलेगा, लाजमी बात है। तो अगर हम ये मान के चलें कि पूरा का पूरा लोड ग्राहकों के ऊपर डाल दिया जाता है, तो मैंने एक रफ कैलकुलेशन करी कि अगर आप मान लीजिए 30,000 रुपए महीने की आप ईएमआई दे रहे हैं, मैं ईएमआई के हिसाब से लेता हूं क्योंकि इसी को हम 20,000 10,000 पे भी कर सकते हैं। 30,000 की अगर हम ईएमआई ले रहे हैं तो मेरी एक कैलकुलेशन, रफ कैलकुलेशन के हिसाब से, ये मानते हुए कि पूरा का पूरा ये पास ऑन कर दिया जाएगा, मेरे हिसाब से आपकी 30,000 की ईएमआई करीब करीब 33,000 रुपए की बन जाएगी। अगर आपकी 20,000 की ईएमआई है, ये करीब करीब 22,000, उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि डिपेंड करता है बैंक कितना लोड पास ऑन कर रहा है। तो मैंने पूरा लोड पास ऑन करके मान लिया। और ये भी इसमें देखना पड़ेगा कि किस रेट पे आपने लोन लिया हुआ है। मान लीजिए आपने 8% पे लिया हुआ है तो आपकी ईएमआई 10% से ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब अगर 20,000 ईएमआई है तो वो ईएमआई आपकी 22,200 रुपए भी हो सकती है। 30,000 है तो 33,000 से थोड़ी ऊपर भी हो सकती है। यही लोन अगर आपने 9% पे लिया हुआ है तो 9% पे लिए हुए लोन पे आपकी 10% बढ़ जाएगी। कुल मिला के हम देखें और 10,000 रुपए मान लीजिए किसी की ईएमआई है तो वो करीब 11,000 या 11,200 रुपए हो सकती है। ये आपके हाउसिंग लोन, आपके कार लोन, आपके कंज्यूमर लोन, आजकल तो लोन बहुत चीजों के लिए लिए जाते हैं, एयर कंडीशनर खरीदना हो, रेफ्रिजरेटर खरीदना हो, टेलीविजन खरीदना हो, यहां तक कि लोग छुट्टी पे जाने के जो पैसे खर्चते हैं उसको भी फाइनेंस करा लेते हैं। तो ईएमआई तो आजकल बहुत चीजों पे, तो जहां भी आप ईएमआई दे रहे हैं उसमें उस ईएमआई में
मैं आपको मई और जून जोड़ के इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सब बैंकों को यह मालूम था कि जून में पॉलिसी आने वाली है। इस बात को लेके कुछ बैंकों ने जो अपने इंटरेस्ट रेट्स में फेरबदल किया वो बहुत स्लो पेस से किया, क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे कि जून की पॉलिसी भी सामने आ जाए, उसके बाद हम इसमें चेंजेस करें। और कुछ बैंकों ने इसको आंशिक रूप से, मतलब पार्शली, ग्राहकों को पास ऑन किया। अब मुझे लग रहा है क्योंकि 0.9% दोनों मिला के हो गई है, अब मुझे लग रहा है कि बैंक हिचकिचाएंगे नहीं इसको पास ऑन करने में। तो आप तैयार हो जाइए। कहने का मतलब यह है कि महंगाई घटाने के लिए ये कदम है। हम सब जानते हैं, जो लोग अर्थशास्त्र नहीं जानते, कि आरबीआई का महंगाई पर लगाम लगाने के लिए एक कदम है, पर महंगाई कम होने से पहले आपकी ईएमआई जरूर बढ़ेगी। तो रेपो रेट बढ़ाने के अलावा आरबीआई के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। दरअसल महंगाई के आंकड़े आम आदमी से लेकर सरकार को जीने नहीं दे रहे। अप्रैल में रिटेल महंगाई 8 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है और महंगाई रिजर्व बैंक के तय लक्ष्य से काफी ऊपर है। इस वजह से आरबीआई के पास महंगाई का इलाज करने के लिए फौरी तौर पर सबसे बड़ा हथियार कर्ज महंगा करना ही बचता है। पिछले महीने भी आरबीआई ने इसी ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया था। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए उपभोक्ता महंगाई यानी सीपीआई के अनुमान को बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। इससे पहले महंगाई दर 5.7% के स्तर पर रहने का अनुमान लगाया गया था। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि आरबीआई महंगाई दर को अपने लक्ष्य के दायरे में लाने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। शक्तिकांत दास ने आगे कहा, रूस यूक्रेन युद्ध के चलते सप्लाई चेन की समस्या खराब हुई। यूक्रेन में युद्ध जारी है और भारत हर रोज नई चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि युद्ध के चलते दुनिया भर में महंगाई बढ़ी है। किसी भी देश में महंगाई तब बढ़ती है जब लोगों के हाथ में ज्यादा कैश आता है, तो हर चीज की डिमांड बढ़ जाती है और लोग अधिक कीमत चुकाने के लिए तैयार रहते हैं और महंगाई मुंह फुलाने लगती है। ऐसे में ज्यादातर देश महंगाई को काबू में करने के लिए कर्ज महंगा करने का रास्ता चुनते हैं। एमपीसी के फैसले पर टिप्पणी करते हुए कोटक महिंद्रा बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री उपासना भारद्वाज ने हमारे सहयोगी बिजनेस टुडे से कहा, लगातार महंगाई बढ़ने से रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स की वृद्धि हुई है। चालू वित्त वर्ष में उपभोक्ता महंगाई दर 6% से ऊपर रहने की उम्मीद है। ऐसे में इस साल के आखिर तक रेपो रेट में 60 से 85 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। महंगाई के अलावा देश की आर्थिक विकास दर का पहिया भी सुस्त पड़ता दिख रहा है। विश्व बैंक समेत कई देशी विदेशी संस्थानों ने भी भारत की आर्थिक विकास दर को लेकर अपना अनुमान रिवाइज किया है। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 में आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 7.2% पर रहने के अनुमान बरकरार रखा है। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की 3 दिनों की ये बैठक सोमवार 6 जून से चल रही थी और बुधवार 8 जून को खत्म हुई। इस वित्तीय वर्ष में एमपीसी की ये तीसरी बैठक थी। इस बारे में सुनते हैं कि एक्सपर्ट का क्या कहना है। तो देखिए, हमने आरबीआई गवर्नर साहब ने जो पूरा का पूरा एक आउटलुक, इसमें देखिए आरबीआई गवर्नर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें 2 चीजें होती है। एक उसमें आंकड़े होते हैं, जैसे आपने रेपो रेट का सुना कि वो 4.4 से 4.9 हो गया। अच्छी बात ये रही कि सीआरआर को नहीं छेड़ा गया, जिसको हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। इससे बैंकों को एक एल्बो रूम मिलेगा लोन देने के लिए, उनको अपने पैसे को संभाल के रोक के नहीं रखना पड़ेगा। पर जो दूसरी जरूरी बात होती है इस मॉनेटरी पॉलिसी में, जो लोगों को ध्यान देनी चाहिए, जो मैंने कम लोग देखा है सुनते हैं, बस एक बार नंबर सुन लेते हैं, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को बंद कर देते हैं, आगे पढ़ते नहीं। वो होता है आउटलुक, जो कि बहुत जरूरी होता है। और आउटलुक में उन्होंने साफ साफ कहा कि ग्रोथ के चैलेंजेस हैं, भारत पे ही नहीं पूरी दुनिया पे चैलेंजेस है। उसका मुख्य कारण उन्होंने इन्फ्लेशन को माना, और इन्फ्लेशन का मुख्य कारण उन्होंने रशिया यूक्रेन के युद्ध को माना। और उन्होंने, अगर हम ग्रोथ की आकलन करें तो उन्होंने ग्रोथ का आकलन रखा है 7.2%, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर 23 है। और आप देखिए, अगर क्वार्टर बाय क्वार्टर भी इस पे चले तो पहले उन्होंने 16.2% रखा, दूसरे क्वार्टर में उन्होंने 6.1% रखा, तीसरे में 4.1 रखा, चौथे में 4 रखा। तो आप देख रहे हैं कि क्वार्टर बाय क्वार्टर इस वित्तीय वर्ष में धीरे धीरे करके ग्रोथ घट रही है। कुल मिला के अगर ग्रोथ का हम आकलन देखें तो उसको ग्रोथ को 7.2% पे रखा गया। इसी तरह इन्फ्लेशन को 6.7 से 6.8 के आसपास रखा गया है। ये बतला रहा है कि आरबीआई की जो टॉलरेंस लिमिट है, जो बर्दाश्त की हद जिसको हम हिंदी में कहते हैं, उस बर्दाश्त की हद से ये बाहर रहने वाली है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा जो बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया, कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस भी आउटलुक रखता है आरबीआई कि क्रूड ऑयल की कितनी प्राइस का हम अनुमान लेके चल रहे हैं, क्योंकि 86% भारत की जरूरत आयात की जाती है। $105 का उन्होंने अनुमान रख के चला है कि ये $105 हम मान के चलते हैं कि रहेगी, जबकि आज की कीमत, जब ये बात कर रहे हैं,
$120 से ऊपर है। कुल मिला के अगर मैं बताऊं, आपके सामने पहेलियां ना बुझाता हुआ, तो उसका अर्थ ये हुआ कि अगर ये $105 से ऊपर चलती है तो ये जो महंगाई का उन्होंने आकलन किया है 6.8 या 6.7% एनुअलाइज फाइनेंशियल ईयर 23 का, ये कतई बिगड़ सकता है। और ग्रोथ का, और अगर महंगाई का बिगड़ेगा, आप जानते हैं कि अगर महंगाई बढ़ती है तो उससे ग्रोथ नीचे जाती है, क्योंकि डिमांड घट जाती है, लोग सामान कम खरीदते हैं। हम एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, 65-60% हमारा कंजम्पशन से आता है, और डिमांड गिरी तो ग्रोथ गिरेगी, तो इसलिए ग्रोथ का आकलन भी बिगड़ सकता है। तो बहुत डायनेमिक सिचुएशन है। उन्होंने अपना आउटलुक, क्योंकि एक रखना होता है, वो मान के चलते हैं, तो उन्होंने रख दिया। पर हमें बहुत नजदीकी से इस अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति को, इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पर नजर रखनी होगी। यही हमारे और आपके घर के बजट, देश के बजट और हमारी और आपकी जेब का निर्णय करेंगे कि उसमें कितने पैसे टिकने वाले। आज की बैठक में आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड से जुड़े 2 बड़े ऐलान किए हैं। ये दोनों ऐलान आपके काफी काम के हैं। पहला ये कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई के जरिए अब आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकेंगे। अब तक ये सुविधा सिर्फ सेविंग अकाउंट्स और करंट अकाउंट पर मिलती थी। शुरुआत में रुपे कार्ड के जरिए ये सुविधा मिलेगी, बाद में मास्टर कार्ड, वीजा और अन्य गेटवे को जोड़ा जाएगा। इससे उपभोक्ताओं को लेन देन में भी आसानी होगी। इसके अलावा आरबीआई ने सब्सक्रिप्शन वाले पेमेंट या लंबी अवधि के लिए किए जाने वाले भुगतान, मसलन बच्चों की स्कूल की फीस, बिजली का मंथली बिल, पीएनजी का बिल या मोबाइल ब्रॉडबैंड के बिल के लिए अब हर बार ओटीपी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिजर्व बैंक ने ऐसे रेकरिंग पेमेंट के लिए ई मैंडेट का दायरा बढ़ा दिया है। रेकरिंग पेमेंट के लिए ई मैंडेट का दायरा 5,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया है। ई मैंडेट सभी तरह के ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए जरूरी होता है। ई मैंडेट के जरिए आरबीआई बैंक्स और वित्तीय संस्थानों को ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेस करने के लिए अनुमति देता है। इसमें नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की अनुमति भी होती है। इस बारे में भी हमारे आज के एक्सपर्ट से समझिए कि आरबीआई के इस फैसले से आपको क्या फायदे होंगे। यूपीआई पेमेंट का प्रचलन हम देख रहे हैं जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है रॉकेट से भी तेज रफ्तार से ऑनलाइन पेमेंट्स या यूपीआई पेमेंट्स ना केवल शहरों में, छोटे शहरों में, बल्कि गांव में बहुत तेजी से छोटे छोटे मोबाइल फोन्स पे लोग सुविधा इस्तेमाल करके कर रहे हैं। 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा की पेमेंट्स अभी तक हो चुकी हैं। इस साल का आकलन आरबीआई गवर्नर साहब ने दिया। तो इसकी पॉपुलैरिटी देखते हुए, इसका प्रचलन देखते हुए और इसकी स्पीड ग्रोथ की देखते हुए यह निर्णय किया गया है कि आपका यूपीआई, आपको अभी तक आप आपके डेबिट कार्ड से लिंक होगा, आप डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करते होंगे यूपीआई से। अब इसको क्रेडिट कार्ड से भी लिंक कर दिया गया है। मतलब जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है वो लोग अब अपने यूपीआई की पेमेंट को क्रेडिट कार्ड से निकाल सकते हैं। मतलब आपके क्रेडिट कार्ड बिल में वो पेमेंट, जब आप क्रेडिट कार्ड का बिल अपना मंथली देंगे, उसमें वो लग के आ जाएगी। और इसकी शुरुआत की गई है रुपे कार्ड से, जो कि भारत का अपना रुपे कार्ड है। कोई वीजा, मास्टर, अमेरिकन एक्सप्रेस, डाइनस क्लब नहीं, भारत का अपना रुपे कार्ड से इसकी शुरुआत की गई है। बहुत बड़ी सहूलियत है, क्योंकि रुपे कार्ड भारत का एक पैरेलल जवाब है वीजा और मास्टर के वर्चस्व का, कि हम भी अपना एक पूरा क्रेडिट सिस्टम चला सकते हैं, कार्ड सिस्टम चला सकते हैं। एक समय तो यह भी आया था कि जब रुपे कार्ड को दुनिया में प्रचलन करने की बात चली, तो मैं समझ रहा हूं कि बहुत बड़ा कदम है और इससे बहुत बड़ी सहूलियत होने वाली है। क्योंकि कई बार आपके अकाउंट में पैसे नहीं होते हैं और आप यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, तो क्रेडिट कार्ड तो आप जानते हैं आपको क्रेडिट देता है, आपकी जितनी भी लिमिट है उस लिमिट के अंतर्गत आप यूपीआई से पेमेंट करेंगे। और उसमें जो आपको पेमेंट का टाइम मिलता है, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, जब भी आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करते हैं, यहां तक कि आप रोल ओवर भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड के पेमेंट को रोल ओवर करते हैं, तो आप रोल ओवर भी कर सकते हैं। बहुत बड़ी सुविधा है। दूसरी जो एक अनाउंसमेंट बड़ी करी गई है वो ये कि हम देखते थे अक्सर लोग एक मैंडेट साइन करते थे अपने मंथली सब्सक्रिप्शन, मान लीजिए किसी मैगजीन का, किसी वेबसाइट का, कुछ भी मंथली सब्सक्रिप्शन आपने साइन किया हुआ है। दूसरा, आपने मान लीजिए कोई इंश्योरेंस प्रीमियम या कोई ऐसी चीज आपकी रेकरिंग जाती है मंथली बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पे, उसमें केवल 5,000 रुपए तक का मैंडेट अलाउड था। मतलब 5,000 रुपए तक की पेमेंट आपके बिना बताए जब आपने क्रेडिट कार्ड डाल दिया है तो वो हर महीने अपने आप डेबिट हो जाती है। अब जो नया प्रावधान लाया गया है उसके अंतर्गत इस सीमा को बढ़ा के 5,000 से 15,000 रुपए कर दिया गया, जिसका अर्थ यह हुआ कि अब आपके 15,000 रुपए तक की रेकरिंग पेमेंट, मतलब जो ऑनगोइंग पेमेंट है, मतलब जो मंथली चलती रहती है, क्वार्टरली चलती रहती है, जो भी आपने रेकरिंग लिमिट डाल रखी है, वो अब 15,000 रुपए तक अपने आप हो जाएगी। ऐसा इसलिए किया गया है कि बहुत सारे लोगों की शिकायतें आ रही थी
जो लोग पेमेंट 5,000 रुपए से 2 रुपए भी ऊपर हो जाते थे तो उनकी पेमेंट रिजेक्ट हो जाती थी। हालांकि हमें यह ध्यान रखना चाहिए इस बात को बताते टाइम कि ये लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए किया गया था, क्योंकि कई बार लोग शिकायत करते थे कि हमारे डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, अकाउंट से पैसे हमारे बिना मर्जी के हम रोकना भी चाहते हैं पर वो रेकरिंग चलता चला जाता है और उसको पैसे को वापस लेने में कठिनाई होती है, कई बार नहीं भी आती थी। इसलिए ये प्रावधान लाया गया था। पर अब लोगों की समस्या को देखते हुए कि जो लोग जेन्युइनली इस सर्विस को लेना चाहते हैं वो 15,000 तक कर सकते हैं। इसका मतलब 5,000 से ऊपर अगर आपकी पेमेंट जाती है तो आपको बार बार जाके अपना कार्ड नंबर नहीं डालना पड़ेगा, बार बार ओटीपी नहीं जनरेट करेगा। आपका स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन जो मैंडेट है वो अब 15,000 तक के लिए मान्य हो। तो ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आपको एपिसोड कैसा लगा। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द लालन टॉक। शुक्रिया।